कल्पना कीजिए कि एक आम सुबह है और आपके घर में एक सरकारी नोटिस आता है। उसमें लिखा है कि जो नाम आपके परिवार ने आपको बचपन में दिया था ना, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, हाँ। वो नाम अचानक से अर्थहीन यानी मीनिंगलेस घोषित कर दिया गया है। और अब आपको किसी सरकारी कैटलॉग से एक नया नाम चुनना पड़ेगा। मतलब ये सुनने में किसी डिस्टोपियन नॉवेल के प्लॉट जैसा लगता है ना? बिल्कुल एकदम किसी साईफाई मूवी के सीन जैसा। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि अप्रैल 2026 में राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने ठीक ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने एक सार्थक नाम अभियान शुरू किया। और देखिए, राज्य सत्ता का एक व्यक्ति की सबसे निजी पहचान में यानी उसके नाम में हस्तक्षेप करना, ये पहली नजर में एक छोटा प्रशासनिक कदम लगता है। हाँ, लेकिन है नहीं। एग्जैक्टली। जब एक इतना बड़ा सरकारी ढांचा अचानक से किसी नागरिक की साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी मनोवैज्ञानिक भलाई का जिम्मा उठा लेता है ना, तो उसके परिणाम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण द डीप डाइव का मिशन भी यही है। हम सिर्फ इस आदेश की सतह को नहीं छूने वाले हैं। जो सोर्सेज हमारे पास हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का बल मनोविज्ञान क्या है और इसको जमीन पर लागू करने में क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आए। सही बात है। और जो लोग पब्लिक पॉलिसी को समझना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस ग्राउंड रियलिटी से जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, ग्रामीण या ट्रेडिशनल परिवेश के जो स्कूल होते हैं वहाँ अक्सर बच्चे शैतान हाँ। या भालू, गोबरी या टिंकू जैसे नामों के साथ पहली बार क्लास में आते हैं। अब विभाग का मानना है कि इन नामों की वजह से बच्चे मजाक का पात्र बनते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें, तो इन नामों का असर सच में बहुत गहरा होता है। मतलब जब कोई बच्चा स्कूल की शुरुआती सालों में होता है, तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो साफ कहती है कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी सेल्फ वर्थ इस बात पर निर्भर करती है कि उसके क्लासमेट्स उसको कैसे देखते हैं। राइट। वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल। और टीचर्स लंबे समय से ये रिपोर्ट भी कर रहे थे कि जिन बच्चों के नाम ट्रेडिशनल रूप से थोड़े हास्यास्पद माने जाते हैं, वो बहुत तेजी से बुलिंग का शिकार होते हैं। अच्छा, ठीक है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। विभाग का तर्क है कि ऐसे नाम बच्चों का आत्मसम्मान कुचल देते हैं और अगर हम एक एनालॉजी लें तो कल्पना करें कि किसी को पूरी जिंदगी एक ऐसे लेबल के साथ घूमना पड़े जो हर दिन उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता हो। वो नाम ना एक ऐसी भारी पोशाक बन जाता है जिसे पहनकर रोज बाहर निकलना एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। हाँ, रोज की एक जंग बन जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। अगर किसी बच्चे को उसके नाम की वजह से बुली किया जा रहा है तो हम मतलब सिस्टम उस स्कूल के माहौल को और उस बुलिंग कल्चर को ठीक क्यों नहीं करता? सीधे बच्चे की आइडेंटिटी को ही क्यों बदला जा रहा है? क्या ये बीमारी की जगह सिर्फ लक्षण का इलाज करने जैसा नहीं है? देखिए, आपका ये जो तर्क है वो बहुत व्यवहारिक है और आदर्श स्थिति में होना भी यही चाहिए। हमें सोसाइटी और स्कूल का कल्चर ही बदलना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी अलग होती है। मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में? हाँ, प्रैक्टिकल टर्म्स में बुलिंग रोकना या सोसाइटी की मेंटालिटी बदलना एक बहुत ही धीमी और लंबी प्रोसेस है। इसमें सालों लग सकते हैं। लेकिन जो बच्चा आज क्लास में बैठा है, जो उस हीन भावना से गुजर रहा है और जिसको हम साइकोलॉजी में सोशल विड्रॉल कहते हैं, यानी समाज से कट जाना, उसका शिकार हो रहा है, उस बच्चे को तो एक इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए ना। हाँ, वो तो सालों तक वेट नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी और उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। इसलिए सरकार का ये जो कदम था कि बच्चे को तुरंत एक सार्थक और सम्मानजनक नाम मिले, ये उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ को बचाने का एक गंभीर प्रयास था। ओके। तो ये बात तो समझ आती है कि क्राइसिस इमीडिएट है और बच्चे को तुरंत राहत चाहिए थे। लेकिन जब एक पूरी स्टेट गवर्नमेंट इतने पर्सनल काम को करने का जिम्मा उठाती है तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है? मतलब नाम बदलना कोई मैथ्स का फॉर्मूला तो है नहीं कि एक सर्कुलर निकाला हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रोसेस के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा एक बहुत बड़ा नाम बैंक यानी नेम बैंक तैयार किया था। ओह वाओ, नेम बैंक। हाँ, लगभग 3000 सुझाए गए नामों की एक पूरी लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें करीब 1541 लड़कियों के लिए थे और 1409 लड़कों के लिए।
और इन सभी नामों को उनके प्रॉपर मीनिंग के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया था। ठीक है, लेकिन क्या ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी था? नहीं, यही इस पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा है। इसको कंपलसरी नहीं बनाया गया। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है। जी। जो सोर्सेज भी क्लैरिफाई करते हैं कि ये वॉलंटरी था। मतलब टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो पीटीएम और एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स होती है ना, वहाँ पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बात करें। उन्हें बस मोटिवेट करना था कि वो एक सम्मानजनक नाम चुने। बिल्कुल, टीचर्स को एक फैसिलिटेटर का रोल दिया गया। हाँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि 3000 नामों की लिस्ट तैयार करना और उसको इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, खास करके 8वीं और 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ क्योंकि वहाँ तो नाम बदलना सीधे फ्यूचर डॉक्यूमेंट से जुड़ जाता है ना। हाँ, वहाँ पर मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है और इसीलिए वहाँ फॉर्मल प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्टली पालन करना जरूरी था। प्राइमरी क्लासेस में तो देखिए, अटेंडेंस रजिस्टर में नाम कट करके नया नाम लिखना रिलेटिवली आसान होता है। हाँ, वहाँ कोई लीगल इश्यू नहीं होता। राइट। लेकिन क्लास 8 और 9 के लेवल पर आते आते ये जो डेटा है, ये सीधे बोर्ड एग्जाम्स की मार्कशीट्स के लिए लॉक होने लगता है। अगर हायर क्लासेस में नाम बदलते वक्त कोई भी लीगल लूप होल रह गया, तो फ्यूचर में जब वो बच्चा कॉलेज एडमिशन के लिए जाएगा या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, मिसमैच हो जाएगा। एग्जैक्टली। उसको भारी पेपर वर्क और बढ़ावों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ इस डेटा का ठीक से मिलान करना ही इस पूरी स्कीम की रीढ़ की हड्डी थी, ताकि जो आज एक साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन लग रहा है, वो कल बच्चे के लिए एक लीगल प्रॉब्लम ना बन जाए। सही बात है। अब यहाँ आकर ना मामला सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हमने अभी बात की कि सरकार बच्चों को ट्रॉमा से बचाने के लिए एक सम्मानजनक नाम देना चाहती थी, जैसे कालू या गोरीबारी जैसे नामों को हटाना चाहती थी। हाँ, यही मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जब ये 3000 नामों की लिस्ट पब्लिक हुई ना, तो उसमें क्या मिला? सोर्सेज बताते हैं कि उस लिस्ट में भयंकर, हाँ, भिक्षा, कलयुगी और लज्जा जैसे नाम थे। अब आप ही सोचिए, जो विभाग बच्चे को सम्मान देना चाहता है, वो खुद भयंकर या लज्जा नाम कैसे सजेस्ट कर सकता है? मतलब ये तो बीमारी से भी बढ़तर इलाज जैसा हो गया। देखिए, ये जो आयरनी है ना, ये असल में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। जब कोई इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी किसी बहुत ही सटल और सेंसिटिव इशू को सॉल्व करने मैदान में उतरती है, तो ऐसी दुर्घटनाएं होना बहुत आम बात है। आम बात है, पर इतनी बड़ी मिस्टेक। इसको ऐसे समझिए, ये ना किसी डेंटिस्ट का काम एक बुलडोजर से करने जैसी कोशिश है। अब बुलडोजर का काम बड़े ब्रिजेस या सड़कें बनाना है, उसको बारीक डेंटल सर्जरी करनी थोड़ी आती है। क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी थी। और इस बुलडोजर ने सिर्फ भयंकर जैसे नाम ही नहीं दिए, बल्कि जो जेंडर और सरनेम्स थे उनके साथ भी भारी खिलवाड़ किया। लिस्ट में यादव और चतुर्वेदी जैसे सरनेम्स को फर्स्ट नेम की जगह पर डाल दिया गया। बिल्कुल। और लड़कों के नाम लड़कियों की लिस्ट में थे और लड़कियों के लड़कों की लिस्ट में। हाँ, मतलब सिस्टम के पास इतना बड़ा मशीनरी है, फिर भी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चूक कैसे हो जाती है? इसका सीधा सा जवाब है लैक ऑफ डेटा इंटेग्रिटी, यानी गवर्नेंस में डेटा की शुद्धता का ना होना और बिना किसी ग्राउंड वेरिफिकेशन की डिसीजन लेना। जब पॉलिसीज ऐसे कमरों में बैठकर बनाई जाती है ना, और सिर्फ अनवेरिफाइड डेटाबेसेस का यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर एल्गोरिदम के लिए यादव सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। उसको क्या पता कि वो सरनेम है या फर्स्ट नेम? एग्जैक्टली। उसको थोड़ी पता है कि हम उसको नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। बाद में स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विभाग ने सफाई भी दी थी कि ये बस एक ड्राफ्ट था और गलती से लीक हो गया। लेकिन बिना किसी ह्यूमन एवेल्युएशन के एक स्टेट वाइड लिस्ट ऐसे निकाल देना एक बहुत बड़ा पीआर क्राइसिस बन गया था। और इसने स्कीम के जो कोर ऑब्जेक्टिव था उसको ही मजाक बना दिया। लेकिन पता है, इन ड्राफ्ट की गलतियों से भी बड़ा एक इशू है। सोर्सेज हमें बताते हैं कि इस अभियान का जो असली विरोध हो रहा था वो सिर्फ इन क्लेरिकल मिस्टेक्स के लिए नहीं था। हाँ, विरोध का कारण कुछ और था। बिल्कुल, उसके नीचे एक बहुत गहरी विरोध की लहर थी। जो क्रिटिक्स हैं और जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जिन नामों को आप अर्थहीन कह रहे हैं ना, वो हवा से नहीं टपके हैं। वो नाम दलित, आदिवासी या वहाँ की जो लोकल लोक परंपराएं हैं उनसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और उनकी इस आपत्ति का जो सोशियोलॉजिकल बेस है वो बहुत स्ट्रांग है।
जब सरकार अचानक आकर ये तय करती है कि वो अब से सार्थक नाम देगी, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि वो अनजाने में ही सही, पर वहाँ की भाषाई विविधता पर एक स्पेसिफिक कल्चरल फ्रेमवर्क थोप रही है। और इस पूरी प्रोसेस को समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन के रूप में देखा जाता है। राइट, संस्कृतिकरण। अगर हम इस आइडिया को थोड़ा सिंपल भाषा में समझें तो इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है जमीन पर? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी लोकल या ठेठ ग्रामीण बोली को अचानक से कॉर्पोरेट बोर्डरूम में जगह बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड इलीट भाषा का ग्रामर अपनाने पर मजबूर कर दिया जाए। अच्छा, ओके। तो ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ कुछ शब्दों को बदलने का नहीं है। ये इस बात का डिसीजन है कि सोसाइटी में कौन सी कल्चर प्रेस्टीजियस यानी प्रतिष्ठित है और कौन सी अर्थहीन है। क्रिटिक्स का यही पॉइंट है कि जो नाम एक शहरी या मेन स्ट्रीम नजरिए से बहुत अजीब या बैकवर्ड लगता है, वो असल में एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी की आइडेंटिटी और उनके इतिहास का हिस्सा हो सकता है। हाँ, उनकी अपनी एक लेगेसी हो सकती है। बिल्कुल। और जब स्टेट उसको ऑफिशियल लेटर निकालकर अर्थहीन घोषित कर देता है, तो वो एक तरह से उनकी पूरी कल्चरल हेरिटेज को ही खारिज करने जैसा हो जाता है। ये बहुत ही विचारणीय पॉइंट है। मतलब क्या हम एक नाम को सम्मानजनक बनाने की जिद में वहां की पूरी कल्चरल डाइवर्सिटी को मिटा तो नहीं रहे? और एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए, जो पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इस पूरी डिबेट को एक अलग ही एंगल दे दिया था। ओह हाँ, उनका आर्गुमेंट तो और भी प्रैक्टिकल था। हाँ, उन्होंने सीधा पूछा कि भाई शिक्षा विभाग का असली काम क्या है? क्या उनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है या बस रजिस्टर में नाम बदलना है? ये सीधे सीधे रिसोर्स एलोकेशन का सवाल है। देखिए, राज्य में ऐसे हजारों स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग्स बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। वहाँ टीचर्स की भारी कमी है और जो ड्रॉप आउट रेट है वो आसमान छू रहा है। तो उन पेरेंट्स यूनियंस का तर्क यही था कि सरकार का जो पैसा और टाइम है, जो लिमिटेड एनर्जी है, वो पहले उन फिजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लगना चाहिए ना। बिल्कुल, जो बेसिक जरूरतें हैं। हाँ, जो एजुकेशन की बुनियादी शर्तें हैं। इसको देखकर तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा हुआ कि एक घर की बुनियाद अंदर से दरक रही है, छत से पानी टपक रहा है, और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो दरवाजे के बाहर लगी नेम प्लेट को चमकाने में अपनी सारी ताकत झोंक रहा है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। मतलब खुद सोचिए, क्या एक टूटे हुए स्कूल में जहाँ टीचर ही नहीं है, वहाँ बैठा कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अच्छी एजुकेशन पा लेगा क्योंकि अब रजिस्टर में उसका नाम सार्थक हो गया है? ये जो डिबेट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, ये बहुत ही तीखी और वैलिड डिबेट है। देखिए, इस डिबेट में ना दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स काफ़ी ठोस हैं। एक तरफ हम उन टीचर्स की जो जेन्युइन चिंता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो हर दिन किसी बच्चे को मजाक बनने की वजह से रोते हुए देखते हैं। किसी को सम्मान देना या राइट टू डिग्निटी ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है। बिल्कुल, साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उन क्रिटिक्स का ये सवाल भी उतना ही जायज़ है कि क्या गवर्नेंस की प्रायोरिटीज़ ठीक हैं? क्या हम रिसोर्सेज का सही जगह यूज़ कर रहे हैं? ये असल में कल्चरल प्रैक्टिस और गवर्नेंस की प्रायोरिटीज़ के बीच का एक बहुत ही डीप कॉन्फ्लिक्ट है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? जो लोग पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं या जो श्रोता यूपीएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? उनके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नेंस का एक लाइव स्ट्रेस टेस्ट है। अगर आप इसको एथिक्स यानी GS4 के पेपर के चश्मे से देखें, तो ये सीधा एथिक्स का सवाल खड़ा करता है कि क्या स्टेट को यानी सरकार को एक नागरिक की इतनी प्राइवेट आइडेंटिटी में दखल देना चाहिए? सरकार और सिटीजन के बीच की जो बाउंड्री है वो कहाँ खत्म होती है? ये बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा है। और अगर सोशल जस्टिस के पेपर के हिसाब से देखें तो ये दिखाता है कि एक तरफ एजुकेशन पॉलिसी है और दूसरी तरफ बच्चे का मेंटल वेलबींग। ये दोनों चीजें आपस में कैसे टकराती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और इन सबसे बढ़कर गवर्नेंस के सेक्शन में ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब पॉलिसीज बनाते वक्त स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता, यानी जब ग्राउंड पर बात नहीं की जाती। हाँ, जब आप लोकल कम्युनिटीज, पेरेंट्स या सोशोलॉजिस्ट को लूप में नहीं लेते, तो आपकी वेल इंटेंशन पॉलिसी भी फेल हो जाती है। बिना चेकिंग के जब स्कीम लॉन्च होती है तो उसका रिजल्ट भयंकर या लज्जा जैसे नाम ही होते हैं। ये इस पॉलिसी फेलियर का सबसे बड़ा लेसन है। तो अभी स्टेटस क्या है इस अभियान का? सोर्सेस क्लियर करते हैं कि पब्लिक बैकलैश और इस कंट्रोवर्सी के बाद शिक्षा विभाग ने उस लिस्ट को होल्ड पर डाल दिया है और अब वो इसको रिवाइज करने का काम कर रहे हैं। वो अपने कदम पीछे खींचकर इन सभी मिस्टेक्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में ये होना भी चाहिए। फीडबैक लेना, अपनी गलतियों को मानना और सिस्टम में सुधार करना, यही तो गुड गवर्नेंस है। एग्जैक्टली।
तो इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी थॉट है जो मुझे लगता है हम सबको सोचना चाहिए। जब कोई बड़ी सरकारी व्यवस्था नामों को एक सम्मानजनक सांचे में ढालने की कोशिश करती है, तो क्या इससे उस सोसाइटी का जो रिच लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल कल्चर है, क्या उसके हमेशा के लिए मिटने का खतरा पैदा नहीं हो जाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें पावर, कल्चर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सब आपस में उलझे हुए हैं और इसका कोई आसान जवाब नहीं है किसी के पास। सही कहा। और अगर स्टेट ही ये तय करने लगे कि सार्थक क्या है और अर्थहीन क्या है, तो फिर स्टेट के अपने कामों की सार्थकता को डिफाइन करने का हक किसके पास बचेगा? इस बहुत ही डीप और थोड़े चुभने वाले सवाल के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पॉलिसी और साइकोलॉजी का ये कनेक्शन समझ आया होगा। अगली बार फिर किसी ऐसे ही टॉपिक की परतों को खोलेंगे।